एक सहारनपुर से लड़का इस तरह के रियलिटी शो में जाता है जो सहारनपुर से बाहर भी नहीं निकला था कभी। तो रिजर्वेशन के डब्बे में नीचे घुस के सीट के नीचे लेट के जयपुर पहुंच जाता हूं और जयपुर पहुंच के ऑडिशन वाले उसमें पहुंच जाता हूं। अब धीरे धीरे शहर में जब रोडीज का मेरा ऑडिशन आया तो शहर में सुगबुगाहट होने लगी। एक ढाबे वाला लड़का रोडीज का विनर बन गया। जनता का प्यार और 99 डेज की मेहनत ने मुझे बिग बॉस का विनर बना दिया। मैं इंडस्ट्री से वापस आया तो सोचूं करूं क्या। अब बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक। आप जैसा जानते होंगे सहारनपुर का रहने वाला हूं। अपने ही शहर में एक छोटा सा ढाबा चलाता था और ढाबे वाले के नाम से जाना जाता हूं। और आज मैं जोश टॉक में आज अपनी जर्नी, अपनी यात्रा रखने आया हूं। शायद किसी के काम आए तो हमें भी, भाइयों को, सबको कमेंट करके बताएं आप लोग। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर सहारनपुर में हुआ और कहते स्कूल की शिक्षा तो हमने वहीं आसपास से ले ली। 12th के बाद मैंने कहा लाओ भाई कुछ काम धंधा शुरू किया जाए। और क्योंकि डिग्री कॉलेज में ऐसी कोई पढ़ाई होती नहीं थी, बीए में एडमिशन लिया अपने महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में। और तभी मुझे लगा कि यार अब कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जो बैठ के, जिस पे आपको कह सकते हैं कि हमारा भाई ये बिजनेस है। तो मैंने एक ढाबा स्टार्ट करने की सोची कि भाई अभी इतना ही बजट है मेरे पास, 4-5 लाख का, और ढाबा स्टार्ट किया जाए। क्योंकि उसमें यह है कि सुबह को आपने क्या खरीदा और शाम को आपकी क्या सेल हुई गिन लो। ढाबा चलाते चलाते एक बार मेरे कुछ दोस्त आए, और वो दोस्त भी इसलिए आए कि भाई उन्हें पता था कि लड़का है, इसकी जेब में पैसे बहुत रहते हैं, और वाकई में रहते थे। और थोड़ा दबंग टाइप भी, अड़ भी जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ आए तो मुझे कहने लगे भैया एक रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहे हैं, वहाँ चलो। तो मुझे लगा भाई कोई सिंगिंग वगैरह का होगा। मैंने कहा देख भाई, हमें तो अपना गाया हुआ खुद अच्छा नहीं लगता, हम इतने बड़े तो सिंगर हैं, हमारे बस का तो है नहीं जाना। कह रहे नहीं सिंगिंग का नहीं है। मैंने कहा भाई डांसिंग का है तो सुन ले भैया, डांसर भी हम इतने बड़े हैं कि पीछे घोड़ी हो तो आगे नाच लेते हैं। आज मेरे यार की शादी पे बस इससे बड़े डांसर भी नहीं है हम। कह रहे वो भी नहीं है, चलो एक बार। मैंने कहा यार भाई हो ही आता हूँ, देखता हूँ क्या है। सुबह चंडीगढ़ उतरे, वहीं बस स्टॉप पे नहाए वाए और ऑडिशन की लाइन में लग गए। और ऑडिशन की लाइन में लग के भैया हमारी तो आंखें खुल गई। क्योंकि ऐसे लड़के लड़कियां, मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, बड़े स्टाइलिश लड़के, यो मैन ब्रो, इस तरह के हमने देखे ही नहीं थे। हम अपने वही गांव वाले, अरे हटिए ओए हट, हमें भी देना ऑडिशन। ये हमारे बोलने का एक्सेंट था, मतलब ये लैंग्वेज थी बोलने की। और इंग्लिश का तो खैर दूर दूर तक पता नहीं था हमें क्या होती है। हमें इतना ही पता था 193 बंदर भाग के चढ़ गया ऑन द ट्री, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रोटी खा के मारो डकारी। इससे ज़्यादा इंग्लिश हमें आती नहीं थी। तो भाई जब ऑडिशन में लगे, और ऑडिशन में लगने के बाद वहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही थी, कोई कुछ करके दिखा था, बड़ा जी लग रहा था। मतलब हमने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा। एक सहारनपुर से लड़का इस तरह के रियलिटी शो में जाता है जो सहारनपुर से बाहर भी नहीं निकला था कभी, और उसके लिए तो बिल्कुल नया अनुभव था। ऑडिशन दिया। ऑडिशन में उस वक्त क्या होता था, ऑडिशन में आपको एक वो लगती थी, रोल नंबर क्या कहते हैं, हमें रोल नंबर ही पता है, वो कुछ और बोलते थे वो। क्योंकि हम 10th में रोल नंबर मिलता था ना, हमें तो वही पता है। वो लगता था आप जाओगे एक उससे, फिर जजेस के पैनल्स में बढ़ जाओगे और वहीं से बाहर निकल जाओगे, दोबारा उस एक्टिविटी एरिया में भी नहीं जा सकते। इस तरह का उनका एक सिस्टम होता है वो। और रात को वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगता था, उस पर नाम लिखा आता था। तो जब रात को वहाँ नाम आया तो देखा कि हमारा कहीं कोई नाम नहीं था उसमें। तो अब सोचा कि जजेस ने जो क्वेश्चन पूछा था, आशु तूने उसका आंसर सही दिया या गलत दिया। तो मैं अपने दिए हुए क्वेश्चन को तोलता भी था, जो उनका क्वेश्चन था और मेरा आंसर, दोनों को एक तराजू में तोलता था कि यार मेरी बात मुझे कहीं गलत नहीं लगती थी। मैं देखता था प्रैक्टिकली बड़ी सही थी मेरी बात। तो मैं एक रिजल्ट भी निकालता था। मैंने फिर क्यों सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने एक रिजल्ट निकाला, भाई तेरे मतलब के जज ही नहीं बैठे थे आज, चल छोड़ बस, ज़्यादा क्या सोचना इसमें। फिर भी लेकिन वो जो वहाँ जाने की उत्सुकता, वो सब कुछ देखने का माहौल की उत्सुकता, कुछ लोग दोस्त भी बन गए थे, वो बता भी रहे थे भाई अगला ऑडिशन दिल्ली है। तो मैंने कहा चलो दिल्ली, जैसे पता नहीं कहाँ हमला करने जा रहे हैं हम, चलो दिल्ली। हमने अपने आगे 4-5 दिन के बाद दिल्ली था तो आपस में दोस्तों में यही नारे लगा रखे थे, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, जैसे कोई बहुत बड़ा किसान आंदोलन लेके जा रहे थे हम, पता नहीं क्या करने वाले थे। लेकिन वो एक दिल्ली चलो को एक ऐसा बनाया हुआ था माहौल कि अंदर से जो नहीं भी जाना चाह रहा था वो भी दिल्ली जा रहा था। खैर हम सब फिर दिल्ली पहुंचे कि हम वहाँ फिर ऑडिशन देने गए। ऑडिशन में फिर वही माहौल, फिर वही मज़े, और वहाँ भी हमारा कोई नंबर नहीं आया। अब इस बीच पापा भी बहुत गालियाँ देने लगे थे पीछे से कि साला पता नहीं कौन से रोड़ी पत्थर में जाता है, अबे तुझे रोड़ी पत्थर का काम करना यही कर ले। अब उन्हें क्या समझाऊँ, रोडीज़ क्या है, किस तरह बताऊँ। तो अब मेरा भी एक बार कोई होता था कि भाई अब नहीं जाऊँगा,
तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी अब मैं जाऊँगा भी नहीं, एक तो सेलेक्ट भी नहीं होता और पापा भी पीछे से कसर तो कोई छोड़ते नहीं, आप देख ही रही हो। तो मम्मी भी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तू हो क्या, कोई तुझे अगर भीख नहीं देगा तो तेरा कटोरा नहीं छीन सकता। मैंने कहा भाई बात तो सही कह रही है मम्मी भी। मैं अब वो लड़के जाना बंद हो गए थे, मैं अकेला ट्रेन के नीचे वाली सीट पे, रिजर्वेशन कुछ टिकट मिला नहीं, भीड़ थी, तो रिजर्वेशन के डब्बे में नीचे घुस के सीट के नीचे लेट के जयपुर पहुंच जाता हूं और जयपुर पहुंच के ऑडिशन वाले उसमें पहुंच जाता हूं सीधे उसमें, और सेम वही नंबर लगता है, सब कुछ होता है। ऑडिशन दे के वापस आता हूं बाहर और दोबारा फिर अपने वही लगवा लेता हूं, दोबारा जो एक टैग लगाते हैं वो लगा के फिर ऑडिशन देने जाता हूं। और दो बार मैंने उस दिन ऑडिशन दिए, क्योंकि वो प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता था, कोई दोबारा अंदर घुस एंट्री का कोई रास्ता नहीं था कि ऐसे घुस के आ जाओगे। उस दिन जब बोर्ड लगा तो मैं एक जगह मैंने अपना नाम आशु लिखा हुआ था, एक जगह आशुतोष, मैं दोनों जगह सेलेक्ट था। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि बेटा जो किस्मत में होगा मिलेगा तो जरूर, लेकिन सही टाइम पे सही जगह खड़ा भी तुम्हें होना है। और आज ही तेरे मतलब का जज बैठा है, इंसान तो तू वही है। और उस दिन मुझसे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई जो पुलिस है इसको पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन हाँ में था कि हाँ देना चाहिए। कह रहे क्यों देना चाहिए? मैं कहा देखो जी, आप अपनी गलती पे दे रहे हो, पुलिस अपनी पे आ गई ना बिना गलती के ले लेगी, और मेरे बस का नहीं है कोर्ट कचहरी जाना, थाने जाना। मैं तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, नहीं माने 2 पैसे दे के निकल जाऊंगा। तो मैंने वहाँ भी प्रैक्टिकल आंसर दिया और उस दिन सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद भैया हम तो सब भूल गए, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं था, और अपने फिर ढाबे पे लग गए दोबारा काम धंधे में। और उस दौरान क्या होता था कि जो मोबाइल नंबर होते थे उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी कि आज हमने ये चला रहे हैं, बदल के दूसरा रख लेते थे। तो मैंने वो सिम विम भी चेंज कर दिया होगा। एक दिन मैंने वापस वो फिर वही सिम डाला तो देखा मुझे एमटीवी से कॉल पे कॉल आ रहे हैं, अरे यार तुम कहाँ हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कौन मर गया, क्या है? मैं अपनी गाय का घास लेके जा रहा हूँ। मैं वो हो क्या गया? कह रहे हम रोडी से बोल रहे हैं। मैंने बोल क्या बोलना है? अरे तुम्हें जर्नी पे जाना है। हमें चले जाएंगे फिर। कह रहे तुम पे पासपोर्ट है? मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं है। कह रहे फिर? मैंने तुम बताओ फिर तो। कह रहे फिर उसे बनवाओ। मैंने कैसे बनता है? तब उन्होंने बताया कि कोई तत्काल में पासपोर्ट बनता है, 3 दिन में बन जाता है। मैं पासपोर्ट वाले के पास गया, मैंने कहा भाई तत्काल में पासपोर्ट बनवाना है। उसने मेरे 10वीं 12वीं की मार्कशीट सब मांगी, सब चीज़ें मांगी। तो उसमें एक दिक्कत क्या आई, कहीं पर फादर नेम आशुतोष कौशिक सन ऑफ वीरेंद्र शर्मा, कहीं आशुतोष कौशिक फादर नेम है सन ऑफ वीरेंद्र कौशिक। कह रहे भाई तुम्हारी जो मार्कशीट्स हैं या चीज़ें हैं इनमें सरनेम अलग है, तो तत्काल में तो बनता नहीं तुम्हारा। मैंने कहा आप इन्हें हटा दो, मैं अनपढ़ हूँ, 1 नंबर का जाहिल हूँ, अब बताओ। कह रहा बन जाएगा, मैं जल्दी बनाओ। तो भाई साहब 3 दिन बाद पोस्टमैन विद उस एजेंट के घर पे खड़ा था, लो जी भाई साहब आपका पासपोर्ट। मैंने एमटीवी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो पासपोर्ट आ गया। कह रहे पासपोर्ट की वो स्कैन करके हमें भेज दो, हम आपका वीज़ा वगैरह जो भी है वो कराते हैं, और आपको दिल्ली तक आ जाना है, और आगे आप कोई करेंसी कैरी नहीं करनी है, आप हमारे साथ रहोगे। मैं टेंशन न लो, करेंसी हमारे पे है भी नहीं, कैरी कहाँ से करेंगे। खैर जी, हम रोडीज़ में पहुँचते हैं, और रोडीज़ में जब मैं उतरता हूँ तो मुझसे आगे दिल्ली वाले रोडीज़ बैठे थे, 3-4 लोग। मुझे कोई जानता नहीं था क्योंकि मैं जयपुर से अकेला सेलेक्ट हुआ था। ये दिल्ली से 3-4 सेलेक्ट हुए थे, ये बैठे थे आगे। और जब ये लोग सेलेक्ट हुए और ये आपस में बातें कर रहे थे, वी आर डेली गैंग, ये हम सबकी बैंड बजा देंगे, ये कर देंगे, हमें यूनिटी, फलाना ढिमकाना सब चल रहा था इनका। तो मैं सुन रहा था इनकी बातें। एयरपोर्ट पे भी उतरा तो मुझे ये लोग ऐसे समझ रहे थे कि कोई प्रोडक्शन वाला लौंडा है, कि कोई है ऐसा कुछ। किसी ने मुझसे बात नहीं की। और जब मैं जाके उनकी बस में बैठा तब जाके इनको लगा कि ये रोडीज़, ये भी रोडीज़ है, तब इन्हें पता चला। और ऐसे रोडीज़ की जर्नी शुरू हो गई। जर्नी शुरू होते, बाकी जर्नी तो देखो रोडीज़ की सबने आपने देखी ही है, और रोडीज़ का विनर बनाना है जो भी है वो सब आपने देखा है। और जब रोडीज़ पूरा हो जाता है, मैं उनको रोडीज़ वालों को बहुत बोलता था। मैं कहा देखो सहारनपुर से जयपुर और जयपुर से कुआलालंपुर, जहाँ जहाँ पूरा है वहाँ वहाँ अपन फूर है, कभी रुका नहीं तुमसे। तो इस तरह की बातें करता रहता था। और जब रोडीज़ ऑन एयर आने लगा, ऑन एयर की शहर में ऑन एयर आने ही वाला था मेरा एपिसोड, और मैं शहर में आके फिर रोडीज़ से जैसे रोडीज़ पूरा हुआ, मैं कुआलालंपुर से दिल्ली, दिल्ली से मम्मी पापा लेने आए हुए थे, दिल्ली से सहारनपुर। और सुबह ही बिल्कुल 4:30 बजे फौजी खाता मंडी में सब्जी ले रहा था खड़ा हुआ। हाँ भाई क्या भाव, तेरा क्या भाव मंडी? मैंने कहा भाई ये कहाँ था राजयोग से, मैं वापस उसी पे आ गया।
अभी तक तो राजयोग चल रहा था तेरा। सुबह ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तड़के पापा ने, यार तेरी साले मंडी पहुंच और जल्दी जा, वहाँ सब्जियां प्याज काटना, मतलब सर्विस करना। मुझे हर चीज़ आती है ढाबे की, मटर पनीर, चाय पनीर, पालक पनीर, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, दाल मखनी, पट पट सब बनाता हूँ, सर्विस भी करता था ना। तो मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल राजयोगी चला गया तेरा। ऐसा लगता था कहाँ तुम थाईलैंड मलेशिया सब जगह घूम रहे थे भैया, फुकेट बीच पे, बैंकॉक। अब धीरे धीरे शहर में जब रोडीज का मेरा ऑडिशन आया तो शहर में सुगबुगाहट होने लगी। एक ढाबे वाला लड़का रोडीज का विनर बन गया। पहले जिस ढाबे पे कोई देखता नहीं था उधर की तरफ लड़कियां तो कोई देखती भी नहीं थी। और रोडीज के ऑडिशन में मैं एक लड़की को बोल रहा था, मेरे बराबर में बैठी थी, रोडीज के ऑडिशन की मुझे आज ही बात याद है। मैंने कहा मैडम नंबर ले लो, बाद में मिलने का नहीं। कह रही हमें नहीं चाहिए। जब मैं सेलेक्ट हुआ, मैं वहां से अकेला ही होता, मेरा नंबर मांग रही थी वो लड़की। मैंने कहा वो सौदागरी चले गए जो आपको नंबर दे रहे थे। तो देखो समय कैसे पलट जाता है। अब शहर में क्या, अब शहर में ये नौबत आ गई कि एक हाथ में तो मेरे किसी के कंधे पे हाथ और एक हाथ में कड़छी, और मैं दाल फ्राई कर रहा हूँ किसी के और लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, क्योंकि भीड़ लगने लगी। पापा वहाँ भी गाली दें आया, सालों ने ढाबे का भी बर्बाद कर दिया, कोई यहाँ दाल सब्जी लेने आता, सारे दिन यहाँ फोटो शूट ही चलता रहता है क्या ये। पापा थोड़े अक्खड़ भी थे, मतलब अक्खड़ ऐसे थे कि ढाबा मैंने खोला था तो मैंने जबरदस्ती बिठाया था, मैंने पापा आप बैठ जाओ संभालो तो। अब पापा का क्या नेचर था, कोई आदमी खाना खा रहा है और उसको ठंडी रोटी चली गई, पापा अखबार पढ़ रहे हैं और ग्राहक ने बोल दिया, कस्टमर ने, पंडित जी आ रही है आपने ठंडी रोटी दे दी, खाए से इसे क्या हम अपने घर लेके जाएंगे खा। मैंने पापा तुमने चलवा दिया मेरा ढाबा ढूबा सब कर रहा है। मैंने आप रहने दो, आपको टिफिन वाला, फिर एक मैंने टिफिन बेचना शुरू किया और जब 150-200 टिफिन का हमारे पास एक बल्क हो गया, वो मैंने काम पापा को दे दिया। मैंने पापा इनकी सप्लाई वप्लाई सब आप देखोगे, जो आएगा आप रखोगे। अब रोडीज ऑडिशन के बाद मेरा ये था कि चलो भाई मुंबई स्ट्रगल करें, चल के कुछ देखें सीखें। मैं मुंबई आया ही था। आते ही क्या हुआ कि एक आज बता रहा हूँ आपके जोश के माध्यम से, पहले मैंने कभी कभी अपनी लाइफ का जो सैड पार्ट होता है कभी डिस्क्लोज नहीं किया। एक रोड एक्सीडेंट में फादर एक्सपायर कर गए, और फादर एक्सपायर कर गए तो मैं गए हुए मुझे महीना ही हुआ था। फादर मेरा सिर्फ वो रोडीज़ का ऑडिशन ही देख पाए थे, और मैंने मना किया हुआ था किसी को बताना मत पापा मैं विनर हूँ। लेकिन फ़ोन कर करके सबको बताते थे, ये ऐसे गया था जी, रोडीज़ में गया था जी। पहले तक तो मैं हमेशा मम्मी का लौंडा था, तेरा लौंडा वो कर आया, तेरा लौंडा ये कराया, तेरा लौंडा वो कराया। तब जाके उस वक्त मैं पापा का लड़का बना था। हाँ जी हमारे लड़के ने ऐसा कर दिया, ये कराया, वो रोडीज़ का विनर भी बन गया। बताते थे मेरे मना करने के बाद भी, क्योंकि मैंने ऑन एयर देख के पता चले। अब मैं अकेला, 2 बहनें छोटी, और अभी मैं वहाँ स्ट्रगल भी करना था मुझे, और मैं सब चीज़ छोड़ के वापस अपने घर आया। 3-4 दिन बाद दोबारा अंतिम संस्कार करने के बाद ढाबा खोला। अब बहनों को देखूं, मम्मी को संभाले, कहूँ मम्मी को कहूँ कि भाई बहनों को संभालो, अपनी तरफ देखूं तो मुझे कौन संभाले, कोई नहीं। मैं और मेरा छोटा भाई अनुज, जो मेरे ताऊ जी का बेटा है, नाम कोई है ताऊ जी का बेटा, छोटा भाई है, मतलब एक तरह से सब कुछ संभालता वही है, हम कह लो घर का मालिक ही वही है हमारे। तो उसने और मैंने, लाला, हम उसे प्यार से लाला बोलते हैं, तो उसने और मैंने जाके दोबारा ढाबा खोला। बहनों को पढ़ाना शुरू, बहनों को कहा तुम खूब पढ़ो। मैंने कहा देखो मैं तो पढ़ाई में नालायक हूँ, तुम पढ़ो। तो बहनों को पढ़ाया। मैं मुंबई बिल्कुल भूल चुका था, कोई मतलब नहीं था मुंबई का। और अब साल भर के बाद मुझे फिर ऑफ़र आता है कि भाई हम आपको बिग बॉस के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने भाई ये है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बिग बॉस होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक रियलिटी शो है जिसमें इस तरह लोग घर में रहते हैं, आप आना चाहेंगे। मैंने कहा जी, कह रहे हैं हम, आप मिल लो हमसे आके एक बार। तो दोस्तों हम फिर मुंबई पहुंचते हैं, और कह लो ये जो एंडामोल एक प्रोडक्शन हाउस जो बिग बॉस बनाता है, उनके ऑफिस में गया। उन्होंने मुझसे बात की कि भाई आप बिग बॉस में कैसे, मतलब क्या कैसे रहोगे, बहुत सारी बातें की। मैं अपने जवाब दे के आ गया, और उन्होंने मुझे कोई फाइनल नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भी कोई जगह नहीं पता होती थी। मैं कितनी बार उनके ऑफिस के नीचे बैठा होता था, जैसे ही नीचे उतर के आते थे, मैंने सर क्या रहा मेरे काम का, कह रहे तू यहीं है। मैंने कहा और सर क्या, आप मना करो मैं अपने घर चला जाऊँ, ढाबा देखूँ। कितनी बार मैं फ़ोन आता था ऑफिस आओ, मैं गेट खोल के, मैंने कहा हाँ बताओ, मैं वहीं बैठा होता था गेट के ऑफिस में ही। कह रहे तू यहीं है। मैंने सर मेरे पास कोई काम नहीं है, आप बताओ क्या करना है, आप मना करो तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो फाइनली 15 दिन बैठने के बाद 16वें दिन उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट दिया, पूरा इंग्लिश का एक एग्रीमेंट, इसको पढ़ लो
और पढ़ने के बाद साइन कर लो। अब उसे पढ़े कौन भाई? मैंने उनको ये नहीं बताया, लेकिन मुझे ये पढ़ना नहीं आता। मैं, सर ये बताइए इसको पढ़ने के बाद से मुझे कुछ चेंजेस करा सकता हूँ? कह रहे नहीं। मैं, साइन बताओ बस जल्दी से कहाँ करने पे। अरे जब मैं पढ़ ही नहीं सकता, जब मैं कोई चेंज नहीं करा सकता, तो उसे पढ़ूँ क्यों? मैं, साइन बताओ बस जल्दी से कहाँ करने। तो भैया उस एग्रीमेंट पे ऐसे साइन किए। साइन करने के बाद उन्होंने मुझे 2 ब्रीफकेस दिए। सुबह आपको गाड़ी लेने आएगी और आप बिग बॉस में जाएंगे। ये आपका साइनिंग अमाउंट, ये आपका वीकली अमाउंट, सब तय होकर के जो भी उन्होंने बोला। मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। कह रहे इसमें जितने कपड़े भरने हैं कपड़े भर लो और बिग बॉस में चलो। तो भैया हम अपना बिग बॉस में पहुंच गए। और बाकी तो फिर कह लो कि बिग बॉस भी सबने देखा है। देश की जनता का प्यार और 99 डेज़ की मेहनत ने मुझे, कह लो, एक ढाबे वाले को, लड़के को बिग बॉस का विनर बना दिया। उसके बाद मम्मी के साथ मुंबई रहना शुरू किया। अब बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी थी मुंबई के लिए भी। मुंबई को मुझे समझना है कि यहाँ पर कैसे शुरुआत करूँ, एज एन एक्टर कैसे करूँ। मैं माइक उठा के सड़कों पे चलने लगा, पब्लिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछने लगा, एक न्यूज़ चैनल के लिए शो बनाने लगा, करने लगा। लेकिन उसमें ना मुझे शांति नहीं मिल पा रही थी कि करूँ क्या, शांति नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रोथ नहीं दिख रही थी मुझे। इतना चाहता था मैं, जो एज एन एंकर भी जो करना चाहूँ वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं वहाँ से भी वापस आया और इसी बीच लॉकडाउन आया। तो लॉकडाउन में मैंने कहा क्या करें। लिखना शुरू किया, एज ए राइटर लिखना शुरू किया, वीडियो बनाने शुरू किए। बड़ी दिक्कतें आई, सब कुछ आया। और हमें जो आता था वो लिखना, वो डिलीवर करना, उसको सब कुछ करके उसको भेजना। और आप ये देखिए, मुझे उनसे ही काम मिलने शुरू हो गए। और आज अभी एक वेब सीरीज़ करके आया हूँ, एज ए नेगेटिव करके आया हूँ, तिवारी नाम से, वो भी आ जाएगी। तो मैंने ये देखा है कि जिस दिन आप ये कह लेते हो कि यार नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, वो होता भी नहीं है। और बतेरे उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब मैं वो लड़का था जिसको ऑटोग्राफ देने नहीं आते थे। दिल्ली आता था तो मेट्रो में लोग ऑटोग्राफ मांगते थे, मुझे आते नहीं थे देने। मैंने अंगूठा ही लगवा लो, ऑटोग्राफ का क्या करोगे, मैं जल्दी काम निपटेगा। तो एक दिन मैंने रात को बैठ के बनाने सीखे और बहुत सारे बना के कैरी कर लिए। सुबह फिर मेट्रो में ही जाना था तो लोगों ने ऑटोग्राफ मांगा, मैंने ले पकड़, कह रहा ये क्या, मैं सब रेडीमेड है यहाँ, तू टेंशन ही ना ले, बाकी सब अपना आप लिख लिए भाई, ये पकड़ तू ऑटोग्राफ ले। तो मैं तो उस तरह चलने वाला था। हाँ, मैं ज़्यादा कभी जीवन में टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। जब तीनों में टेंस है तो वो टेंस लेनी क्यों? हमने तो चक्कर में इंग्लिश भी नहीं सीखी, मैंने कौन ले गया टेंस। तो खुश रहना ज़्यादा चाहता हूँ, और ये है कि जिस हालत में रहता हूँ खुश बड़ा रहता हूँ। और कभी अपने आप को जो चीज़ नहीं आती उसे सीखता हूँ। एग्रीमेंट पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं। आज एडवोकेट आशुतोष कौशिक हूँ, LLB कर चुका हूँ, LLM कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि मुझे होगा नहीं। लोग जो कहते हैं ना, लोग सफलताओं में कठिनाई देख लेते हैं। मैंने कठिनाई कितनी है इसमें सफलता देखेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो कठिनाइयों में जो सफलता देखता है वो अपना आप चीज़ों से पार निकल जाता है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।